हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास 10 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी चैप्टर लेसन 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है। आनुवंशिकता के जनक का नाम मैंने बताया था आप लोगों को, जॉन ग्रेगनॉर्ड, जॉन मेंडल। फिर मैंने बताया था कि जॉन मेंडल्स ने मटर के पौधों का सिलेक्शन क्यों किया, मेंडल्स के नियम की सफलता का कारण आप लोगों को बताया था। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है उसमें अंतर मैंने आप लोगों को बताया था। समयुग्मजीव विषमयुग्मजीव क्या है और उनमें अंतर। आज इसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे लेसन 9 को। और आज का पहला टॉपिक मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मानव में लिंग का निर्धारण पढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण का मतलब होता है बच्चों कि मां के गर्भ में जो संतान विकसित हो रहा है वो लड़का बन के पैदा होगा या लड़की बन के पैदा होगी, इसका निर्धारण मां के गर्भ में कैसे होता है उसके बारे में आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। तो मां के गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे के लिंग का निर्माण जिसके द्वारा होता है उसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग के निर्धारण के लिए गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र को बच्चों इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये प्रत्येक कोशिका के केंद्र में धागे की समान आकृति होती है। यही धागे के समान आकृति को हम गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जो धागे के समान दिखाई देता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गुणसूत्र कहते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में, हर एक कोशिका में 23 पेयर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल कुल कितनी हो जाएंगे बच्चों? जोड़ी माने दुगना, 23 दूनी 46, तो कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मनुष्य के गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दो प्रकार, एक को कहते हैं हम कायिक गुणसूत्र, कायिक इंग्लिश में ऑटोसोम, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। इसको हम कहते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम्स, अब कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम ये 22 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी टोटल 44। ओके, मनुष्य के शरीर में दो गुणसूत्र हुए, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र जो होता है वो 22 जोड़ी यानी संख्या में टोटल 44 होता है। ये नर और मादा मतलब जान रहे हैं बच्चों, मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है XX। ओके, तो जो हमारे 22 जोड़ी गुणसूत्र है इसको हम कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। ये मेल और फीमेल में एक जैसा होता है, नर और मादा में XX। इसका काम क्या है बच्चों कायिक गुणसूत्र का? ये मां के गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे के शरीर का निर्माण करता है। कायिक माने काया माने शरीर। ये गुणसूत्र मां के गर्भ में 9 महीने तक बच्चे के हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, जीभ, पेट, दांत, बाल सारी चीजों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र। सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स बच्चों, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। ये लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होता है। ये एक जोड़ी पाया जाता है। कुल कितना होगा टोटल? 2। एक जोड़ी मतलब 2, ठीक है। और ये नर और मादा में अलग अलग होता है। नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY, ओके, और मादा में जो
प्रकार से एक जोड़ी गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होता है उससे वो क्या काम करता है, यही लिंग गुणसूत्र मां में विकसित हो रहे बच्चे में वो लड़का बन के पैदा होगा या लड़की बन के पैदा होगा, वो इस लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। स्त्रियों में सेम होता है एक्स एक्स, पुरुष में अलग होता है एक्स और वाई। एक चीज नोट करिए बच्चों, पुरुष में एक अलग गुणसूत्र हो गया इसलिए वो क्या दिखाई दे रहा है, लड़का। स्त्री में देखिए दोनों सेम है एक्स एक्स, तो वो कैसी दिखाई देती है, लड़की। अतः मां के गर्भ में अगर वाई गुणसूत्र है पिता का तो वो क्या बन के पैदा होगा, पुत्र बन के। और अगर मां के गर्भ में पिता का एक्स गुणसूत्र है तो वो क्या बन के पैदा होगी, पुत्री। इस तरह से लिंग का निर्माण किसके द्वारा होगा, पिता के वाई गुणसूत्र के द्वारा होगा। कैसे होगा, ये लिंग निर्धारण के लिए हमें पता है कि माता का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है लिंग गुणसूत्र सेम होता है एक्स एक्स, और पिता का अलग अलग होता है एक्स और वाई। ओके, अब इससे दो प्रकार के अंडाणु बन रहे हैं एक्स और एक्स वाई। क्या बना बच्चों, ये मां के अंदर या स्त्रियों के अंदर अंडाणु बनता है, और पिता में क्या बनता है या पुरुषों में दो प्रकार का शुक्राणु बन गया, शुक्राणु, एक एक्स और एक वाई। अब आप देखेंगे बच्चों, जब ये नर और मादा लैंगिक रूप से शारीरिक रूप से आपस में आकर मिलते हैं और मां के इस एक्स गुणसूत्र में पिता का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु जाता है तो एक्स बन जाता है और होने वाली संतान पुत्री हो जाती है। क्यों, क्योंकि पिता का कौन सा गुणसूत्र क्या है बच्चों, एक्स। अब मां के एक्स अंडाणु में पिता का वाई गुणसूत्र वाला जा रहा है तो होने वाली संतान पुत्र हो गई। तो किस गुणसूत्र के कारण पुत्र पैदा हुआ, वाई गुणसूत्र के कारण। अतः जो समाज में एक कुरीति या एक अंधविश्वास फैला है कि पुत्र पैदा करना स्त्रियों का काम है, ये साइंस ने बता दिया कि ये गलत बात है। पुत्र पैदा करना या पुत्र जन्म करने की जिम्मेवारी पिता या किसी पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर होती है। अगर मां के गर्भ में वाई गुणसूत्र जाएगा पिता का तो ही पुत्र पैदा होगा, नहीं तो स्त्री पैदा होगी। अतः पुत्र उत्पन्न करने की जिम्मेवारी पुरुषों की होती है। इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। आज का सेकंड टॉपिक है विकास एवं उसका उदाहरण। विकास के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। प्रकृति में आदिकाल के सूक्ष्म जीवों द्वारा, प्रकृति का वातावरण में आदिकाल में हमारे पूर्वजों से भी पहले के जमाने में जो सूक्ष्म जीव और प्रारंभिक जीव पैदा हुए उनमें उनके चारों ओर के वातावरण के कारण जो परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ और वो प्रारंभिक जीव धीरे धीरे बदलते 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 आज के पूर्ण विकसित एवं जटिल जीव का रूप ले लिए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम विकास या जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की अवधारणा को चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अपने पुस्तक में लिखा था। मैंने उस बुक का नाम बताया था और उन्होंने विकास के बारे में भी बताया। उदाहरण के लिए घोड़े का विकास क्रम, तो घोड़े का जो आदिकाल का जीव था उसे कहते हैं हियोहिप्पस, फिर उसके बाद बना मीसोहिप्पस, फिर इसके बाद बना मेरोहिप्पस, फिर बना कि प्लायोहिप्पस और आज का वर्तमान घोड़ा इटवस। तो इस तरह से विकास हो गया। आज का थर्ड टॉपिक है जीवाश्म एवं उसका उदाहरण। जीवाश्म नाम से मालूम है जीव का अवशेष या वाष्प। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म। क्योंकि पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होता रहता है, कहीं भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं कोई पहाड़ धंस जाता है। तो जब किसी भी जीव का अवशेष पूरी तरह से अपघटित नहीं हो पाता, जिसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और
नीचे दबता चला जाता, धंस जाता है और करोड़ों वर्ष तक उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जब वह पूरी तरह अपघटित नहीं हो पाता तो उससे बने हुए छाप को या उस जीव के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। और इस जीवाश्म का उपयोग हम कोयला या पेट्रोलियम के रूप में कर रहे हैं। पेड़ पौधों के लगातार जमीन में धंस जाने के कारण, उसका पूरी तरह ऑक्सीकरण ना होने के कारण ये पेड़ पौधे उच्च दाब और उच्च ताप में किसमें बदल गए? कोयला में बदल गए। इसी तरह जलीय जंतु जब मरे तो वो चट्टानों में, पानी के अंदर या रेत में धंसते चले गए और उनके शरीर से तेल ग्रंथि स्रावित हुई, तेल निकला और वो तेल किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? जीवाश्म में। इसी तरह हम चट्टानों में देखते हैं, चित्र दिखाई देता है या जमीन की खुदाई करते हैं, वहां पे हमें जीवों के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म के द्वारा हमें पता चलता है कि जीवों का किस तरह धीरे धीरे विकास हुआ है। डायनासोर के भी अवशेष पाए गए, उनके जीवाश्म पाए गए हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? जीवाश्म। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम एंड डायनासोर के अवशेष। नेक्स्ट टॉपिक है अवशेषीय अंग एवं उसका उदाहरण। अवशेषी अंग नाम से मालूम, अवशेष में पाए जाने वाले अंग। जीव शरीर के वे अंग जो अब वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे सारे अंग जो अभी प्रेजेंट टाइम, इस वर्तमान समय में कार्यविहीन है, क्रियाशील नहीं है, लेकिन आदि समय में या हमारे पूर्वजों में वे सारे अंग उस समय क्रियाशील रहे होंगे, लेकिन वातावरण के कारण, परिवर्तन के कारण जिन अंगों का उपयोग होना बंद हो गया वो धीरे धीरे कार्यविहीन हो गए और शरीर में उपस्थित रह गए। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कार्यविहीन अंग या अक्रियाशील अंग जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, परंतु पूर्वज में या प्राचीन समय में ये क्रियाशील थे, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में बहुत सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे बच्चों, पहला कानों का ये बाहरी पिन्ना दिखाई देना, बाहर कान या कानों में बाल आना। दूसरा, आंखों के अंदर की निवेशक झिल्ली, ये जो अवशेषी अंग है, ये जलीय जंतुओं में कवर का काम करती थी ताकि पानी अंदर ना जा सके। छाती में बाल होना अवशेषी अंग है। अक्ल दाढ़ आना अवशेषी अंग है। फिर रीढ़ की हड्डी की ये जो लास्ट की हड्डी होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं पूंछ की कसेरुकी, जो कि हमारे पूर्वज बंदरों में पूंछ का काम करती थी। हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं, तो वो हड्डी भी हमारे रीढ़ की हड्डी की लास्ट वाली पूंछ कसेरुकी अवशेषी अंग है। इसके अलावा हमारी बड़ी आंत में एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग है। तो इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव में लिंग गुणसूत्र का नाम बताइए, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तीसरा, मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का निर्माण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग का निर्माण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। फिर लिंग गुणसूत्र को आरेख द्वारा समझाइए। जीवाश्म किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अवशेषी अंग क्या है और इनका उदाहरण लिखिए। तो आप YouTube वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम देंगे ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके।